सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल एग्री विथ आयु। और यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट का यूनिट 6 दैट इज़ मेजर स्कीम और प्रोग्राम एग्रीकल्चर में। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारे एग्रीकल्चर का, क्योंकि ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, चाहे वो आउट ऑफ एग्रीकल्चर ही क्यों ना हो। और यहाँ पे JRF SRF जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और नॉन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, क्योंकि ये रिलेटेड है इकोनॉमी ऑफ इंडिया से भी अगर ऐसे देखा तो। फिर लेट्स स्टार्ट। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम 1998 में लॉन्च हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव था कि फार्मर रिसीव कर सकते हैं क्रॉप लोन 3 लाख का अप टू 7% इंटरेस्ट फ्रॉम नेशनलाइजेशन जो बैंक का हुआ उससे, एंड एडिशनल 3% इंटरेस्ट का सबवेंशन उनको मिलेगा अगर वो शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन को टाइमली रीपे करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट जो है ऐसे फार्मर को जो इफ़िशिएंट रेट होगा उसका 4% होगा। इन बजट स्पीच 2025-26 में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे अनाउंस किए थे इंक्रीज़ द लोन लिमिट। तो उन्होंने बोला था कि अब लोन लिमिट को जो 3 लाख था उसको हम 5 लाख करेंगे शॉर्ट टर्म लोन के लिए। अब आप बताओ कि शॉर्ट टर्म जो लोन लेते हैं उसका टाइम पीरियड क्या होता है रीपे करने का, रिकॉल करो। किसान कॉल सेंटर जनवरी 2004 में हुआ था। और यहाँ पे हम एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन बताते हैं टोल फ्री टेलीफोन नंबर पे। जो इसको लॉन्च किया गया था 21 जनवरी 2004 और इसको 11 डिजिट नंबर ये होता है जिसका लास्ट 1551, मतलब आप याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ 22 लोकल लैंग्वेज जो भी रिकग्नाइज्ड लैंग्वेज है वो सारे यहाँ यूज़ होते हैं और 6 से 10 बजे तक ऑल मतलब 7 डेज़ के लिए। लेट्स जंप टू ISO POM। तो ये स्कीम है ऑयल सीड पर्ल्स ऑयल पम्प मेज़ के लिए, 2004 में आया था। और 2014-15 में ये स्कीम फिर से मर्ज हुआ था NMOOP में, दैट इज़ नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पम्प। इन फाइनेंस ईयर 2018-19 में ये फिर से मर्ज हुआ था NFSM ऑयल सीड में। एंड देन अगेन ये 2024 में फिर से रीनेम हुआ यहाँ पे नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल और ऑयल सीड। तो आप समझ सकते हो कि 2004 से चलता है स्कीम, इसमें कितने ज़्यादा चेंजेस हुए ये अभी तक हम अचीव नहीं कर पाए। दैट्स वाई हम इस पे बार बार काम करते हैं। सो लेट्स गो टू अनदर, दैट इज़ आत्मा। 2004 में हुआ था और यहाँ पे ऑपरेशनलाइज किया गया था एक्सटेंशन रिफॉर्म को। एक्टिव पार्टिसिपेशन करना था जो कि फार्मर, NGOs, कृषि विज्ञान केंद्र, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और जो अदर स्टेक होल्डर्स है वहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है आत्मा का ईयर के बाद है कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अंडर NATP ऑफ ICR पे ऑपरेट करता है। अब आता है NBM नेशनल बैम्बू मिशन 2004। तो ये मिशन एम करता है होलिस्टिक ग्रोथ बैम्बू का। क्यों? क्योंकि मतलब बैम्बू सेमी एरेबल एरिया में होते हैं तो वो लैंड यूज़ एफिशिएंसी भी होगा, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, एनर्जी और बहुत सारे एग्रो इंडस्ट्री का ये रॉ मटेरियल की तरह भी यूज़ होता है। सो नेक्स्ट इज़ NHM नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2005 में आया था। और जो NHM है ये हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है और लेटर ये जो है ये अपग्रेड हो गया विथ MIDA जो कि अप्रैल 1 2014 में आया था। नाउ तो यहाँ पे है NFSM जो कि रवि क्रॉप के लिए 2007 में आया था और यहाँ पे राइस व्हीट पल्स के प्रोडक्शन को इन्हेंस किया गया था। 11th ईयर प्लान में, 5 ईयर प्लान में 11th प्लान था ये। और यहाँ पे जो क्रॉप्स इंक्लूड होते हैं वो यहाँ लिखा हुआ है, राइस व्हीट पल्स, कमर्शियल क्रॉप्स, ऑयल सीड वगैरह, न्यूट्री क्रॉप्स और कोर्स क्रॉप जो होते हैं। फ्रेंड इसका क्या है तो 60:40 है, सेंटर इज टू स्टेट, ठीक है। एंड 2024-25 में क्या रीनेम हो गया ये NFSM से NFSNM नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन। यहाँ पे न्यूट्रिशन को भी ऐड किया गया है। अब नेक्स्ट हम आते हैं RKVY पे, दैट इज़ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में। यहाँ पे था ना कि हमें 4% जो ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर प्लस उसके अलाइड सेक्टर का वो अचीव करना है, तो उसके लिए ये स्कीम आया था। और ये भी 11th 5 ईयर प्लान में आया था। पूछ देगा कि 11th 5 ईयर प्लान में क्या आया था, पूछ देते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कब हुआ था, किस 5 ईयर प्लान में, तो किस में ये कमेटी आया था। ये सब बहुत ईजी क्वेश्चन है, हर जगह पूछ देते हैं। इट इज़ रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, रिकमेंडेशन था। और फंडिंग पैटर्न 60-40 है। और यहाँ पे फिर से है नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन 2010 में आया था 11th 5 ईयर प्लान में। और यहाँ पे वाटर यूज़ एफिशिएंसी को हम प्रमोट कर रहे हैं बाय ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन का यूज़ करके है हॉर्टिकल्चर प्लस एग्रीकल्चर क्रॉप में। अब आता है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट MIDA। सो 2014 में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था जो कि लॉन्च हुआ था। और यहाँ पे देख लो आप 12 ईयर प्लान में हुआ था स्कीम जो है 2014-15 में हुआ था। और बाकी ये जो है ना इंटीग्रेट कर दिया गया किसके द्वारा, नेशनल हॉर्टिकल्चर। ये कितने सारे स्कीम्स का इंटीग्रेशन है तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का, मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट बम्बू मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर नागालैंड का। सो नेक्स्ट इज़ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे आया था NMSA 2014-15 में। इट इज़ इन दिस स्कीम 4 ऑनगोइंग नेशनल स्कीम मर्ज हो गया था। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में 4 स्कीम मर्ज हुए थे, तो 4 भी इंपॉर्टेंट है। पहला है रेनफेड बेस्ड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो रेनफेड रीजन में जो प्रोग्राम हो रहा था वो नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोग्राम एंड नेशनल सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम।
नेक्स्ट इज सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, 19 फेब 2015 में आया था और ये स्कीम इनॉग्रेट हुआ था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 19 फेब 2015। और किस जगह पे हुआ था? सूरतगढ़ राजस्थान में, ऑन अंडर नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी। ठीक है, इस स्कीम के अंदर एक सॉइल कार्ड जो होता है इशू होता है, जो कि क्रॉप वाइज का रिकमेंडेशन बताता है, न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर वगैरह के बारे में बताता है और कैसे हम इनपुट का बेस्ट यूज़ करें वो बताता है। कलेक्टेड सैंपल टेस्ट होता है और फिर सजेशन डिस्प्ले होता है कार्ड में। अब आता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY 2015 में आया था। इसका थीम था कि हर खेत को पानी, मोर क्रॉप पर ड्रॉप बाय MIS। ओके, परंपरागत कृषि विकास योजना 17 जनवरी 2016 में आया था। परंपरागत कृषि विकास योजना ट्रेडिशनल फार्मिंग इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ था और ये मेनली ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट करने के लिए था और सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए था कि इकोलॉजी में इको फ्रेंडली कल्टीवेशन हो, जिसमें फर्टिलाइज़र जो केमिकल्स है उस पर डिपेंडेंस कम हो। अब आता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये 18 फेब 2016 में आया था और ये रिप्लेसमेंट है दो स्कीम का, दैट इज़ NAIS 1999 और मॉडिफाइड NAIS। अब प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर इन इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ एनी ऑफ द नोटिफाइड क्रॉप एज रिजल्ट ऑफ नेचुरल कैलामिटी, पेस्ट एंड डिजीज। there will be uniform premium of only 2% to be paid by farmer of all खरीफ क्रॉप। अगर सारे खरीफ क्रॉप है तो ओनली 2% यूनिफॉर्म प्रीमियम डाले, रबी है तो 1.5%, और अगर प्रीमियम मतलब जो है 5% होगा जब कोई हॉर्टिकल्चरल क्रॉप होगा, कमर्शियल। अब आता है ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, तो 2018-19 में आया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से आया था। मोस्टली तो क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से आता है, बट ये डिफरेंट मिनिस्ट्री से आया था। और इस स्कीम में हम 500 करोड़ का आउटले बनाए थे कि हमें टॉप क्रॉप्स दैट इज टोमेटो, अनियन, पोटैटो क्रॉप का सप्लाई अच्छा करना है और इंश्योर करना है अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द कंट्री अराउंड द ईयर विदाउट प्राइस वॉलेटिलिटी। ओके, तो अब आता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि फेब 2019। ये प्रमोट करता है अश्योर्ड इनकम सपोर्ट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। नाउ ऑल फार्मर द गवर्नमेंट लॉन्च द PM किसान, जो होता है 100% सेंट्रल असिस्टेंस स्कीम अंडर स्कीम एंड इनकम सपोर्ट करता है 6000 पर ईयर डायरेक्टली, जो 2000 एवरी 4 मंथ्स में जाता है। अब यहाँ पे है NBHM नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन 2020। ये स्वीट रिवोल्यूशन को इनिशिएट किया था और ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर आया था, जिससे फार्मर का इनकम और एक्सपोर्ट वैल्यू बढ़े। सो यहाँ पे PM प्रणाम है 2023 एंड 24 में आया था। इसका फुल फॉर्म है PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस एंड न्यूट्रिशन अमेलिएशन ऑफ मदर अर्थ, जो इनिशिएट करता है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, जो प्रमोट करता है अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर, बैलेंस यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर का। ठीक है, थोड़ा इकोलॉजी से रिलेटेड है, थोड़ा इकोसिस्टम अच्छा रहे इससे रिलेटेड ये स्कीम है। नाउ कम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट श्री अन्न स्कीम, और आपको पता भी है कि अभी नरेंद्र मोदी को इसकी वजह से अवार्ड भी मिला है। वो कौन सा अवार्ड मिला है आप मुझे प्लीज़ बताओ। टू प्रमोट द कल्टिवेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ कोर्स ग्रेन दैट इज़ ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, सामा, कंगनी, कोडो, कुटकी, कुट्टू इन कंट्री। तो कल्टीवेशन ऑफ श्री अन्न और कोर्स ग्रेन जो है, ये इसमें लेबर कम लगता है, वाटर कम लगता है, मतलब हमारा इनपुट कम है और ये इरिगेशन नहीं होगा, फर्टिलाइज़र नहीं होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। आजकल के टाइम में जो हमारा वर्चुअल वाटर है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इसको अगर देखा जाए तो सो डायरेक्टरेट ऑफ शोरगम रिसर्च वॉज अपग्रेडेड टू स्टेटस ऑफ IIMR ड्यूरिंग 2014। अब आता है डैम डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2024, और मिशन इज़ इन अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डिजिटल एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स। इट इंक्लूड करता है क्रिएशन ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI DGCES, जो कि क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे करता है और नेशन वाइड डिजिटल क्रॉप सर्वे होता है। अब आता है MMNF नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। सो नेचुरल फार्मिंग को रिलेटेड है, बताओ कि इंडिया में नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड सबसे ज़्यादा फेमस फार्मर का नाम क्या है। ठीक है, और ये 25 नवंबर 2024 में आया था। टू रिजेन्युएट soil, restore ecosystem and build climate resilience by encouraging farmer to adopt natural farming practice. It evolved from भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। ओके, तो NFNM फोकस करता है फार्मर ट्रेनिंग पे, प्रमोट करता है केमिकल फ्री एग्रीकल्चर, जो कि प्रैक्टिस होता है बायो इनपुट्स। अब बायो इनपुट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भी नए बहुत सारी स्कीम्स है, जो जैसे एक स्कीम है जो MP से स्टार्ट हुआ है और अभी मिडिल ईस्ट में क्या क्राइसिस चल रही है, तो वहाँ से फर्टिलाइज़र केमिकल्स वगैरह, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह नहीं आ सकते, और हमारा जो स्कीम है वो 1.5 करोड़, ऑलमोस्ट 1.57 ऐसा 4% करोड़ का है, और वो बढ़ के 3 करोड़ तक चला जाए। सो हम लोग अभी फिर से नेचुरल फार्मिंग को इनिशिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें बायो इनपुट्स यूज़ करना होगा कि हम प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन के साथ खिलवाड़ ना हो। दैट इज़ जीवामृत एंड बीज अमृत। जीव अमृत किससे बनता है, बीज अमृत किससे बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। एंड इंटीग्रेशन लाइफ स्टॉक एम करता है तो रिड्यूस कॉस्ट, ये सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करता है और नेशनल ब्रांड बनाता है। ठीक है,
और ट्रेनिंग इसका होता है कृषि सखीज़ में, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था BRCs, दैट इज़ बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स के द्वारा। ये मॉडल फार्म ऑफर करते हैं फार्मर इनिशिएटिव और क्रिएट करते हैं सिंपल सर्टिफिकेशन फॉर मार्केट एक्सेस। तो इनसे सर्टिफिकेट मिलेगा तो आप मार्केट में एक्सेस कर पाओगे। अब आता है PMDDKY, सो धन्य धान्य किसान कृषि योजना, अक्टूबर 2025 में हुआ था। और इसका टारगेट एरिया है कि 100 सेलेक्टेड लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट जो हो कंट्री में, वहाँ पे हम एक आउटले बनाएं ऑलमोस्ट 24,000 करोड़ का, और यहाँ से फोकस करें एग्री वैल्यू चेन पे, क्रॉप डाइवर्सिटी पे, इंटीग्रेटेड फार्म डेवलपमेंट पे, और ओवरऑल जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी है, फार्मर का इनकम है उस टारगेटेड डिस्ट्रिक्ट में, वो इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, एकदम धन्य धान्य हो जाए। दलहन आत्मनिर्भर मिशन, सो अभी भी मैंने बताया कि आइसोपॉम से लेकर के अभी भी हम ऑयल सीड को लेकर के परेशान ही है, क्योंकि हमारा कंजम्पशन जो है बहुत ज़्यादा है प्रोडक्शन से, और हमें एक्सपोर्ट कराना पड़ता है। सो यहाँ पे फिर से एक स्कीम आया है अक्टूबर 2025 में, जिसका प्राइमरी गोल ये है कि मेक इंडिया सेल्फ रिलायंस इन पल्स प्रोडक्शन टू रिड्यूस इंपोर्ट बाय फोकसिंग ऑन रिसर्च, हाई यील्ड वेराइटी एंड इंक्रीजिंग द एरिया अंडर पल्स कल्टिवेशन। ओके, तो मतलब कि एरिया बढ़ाओ, प्रोडक्शन बढ़ाओ, इम्पोर्ट्स वगैरह पर ध्यान दो। और इसका आउटले क्या है, 11,440 करोड़। मिशन अलॉन्ग विद PM धन्य धान्य कृषि योजना, टारगेट ये भी सेम जैसे PMDDKY था, वैसे ही इसका भी टारगेट है कि 100 एग्रीकल्चर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को ले और वहाँ पे इंप्रूवमेंट लाए। सो यहाँ हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो गया। बहुत जगह फंबल भी हो रहा है, उसके लिए आई एम सॉरी, बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन, और हमें साथ साथ याद करना है ना। तो लेट्स जंप इनटू सबसे आसान यूनिट 7, इंट्रोडक्टरी पार्ट का सबसे आसान है। यहाँ पे मैं सबको रीड भी नहीं करूँगी क्योंकि ये बहुत ईजी है और आपको इसको जस्ट गो थ्रू करना है। ओके, सो एग्रीकल्चर, लैटिन वर्ड एगर मीनिंग सॉइल एंड कल्चर मीनिंग कल्टिवेशन। एग्रोनॉमी ग्रीक वर्ड, ये CUET 2026 में आया था, सोचो। तो ग्रीक वर्ड से आया है, एग्रो मीन्स फील्ड, एनोमोस मीन्स मैनेज, हॉर्टिकल्चर लैटिन वर्ड से। पोमोलॉजी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो पोमम है लैटिन वर्ड से है, फ्रूट, एंड ग्रीक वर्ड जो है लोगस मीन्स डिस्कोर्स, तो लैटिन ग्रीक वर्ड है। फिर यहाँ पे जितने भी कल्चर लग रहे हैं वो सारे लैटिन वर्ड है, और आपको पता ही है जिसमें नॉमी और अलग होगा वो थोड़े ग्रीक वर्ड हो जाएंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है एक्सटेंशन, जो कि लैटिन वर्ड एक्स, और आउट और टेंशियो मतलब स्ट्रेचिंग आउट, इसका मतलब है विस्तार। ओके, सॉइल भी लैटिन वर्ड सोलम से। मॉनसून, ये इंपॉर्टेंट है कि मॉनसून जो है वो अरेबिक वर्ड मौसम, मतलब कि चेंज ऑफ सीजन से बना है। बायोडायनेमिक्स ग्रीक वर्ड, ट्रक गार्डनिंग फ्रेंच वर्ड। सो यहाँ पे अगर कोई फ्रेंच, ग्रीक और लैटिन के अलावा या लैटिन ग्रीक का मिक्सचर है, फ्रेंच है, तो ये सब देख लेना चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि एक वर्ड है जो रोमन से डिराइव है, आप अभी रिकॉल करो वो कौन सा वर्ड है। सो फ्रेंच वर्ड ट्रक, टॉर्कर, टू बार्टर, एक्सचेंज ऑफ गुड, नेमेटोडा, पेडोलॉजी, एडेफोलॉजी। अब यहाँ पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी में एक चीज़ याद रखो, पेडोलॉजी पैर, हम पैर कहाँ रखते हैं, ज़मीन पे रखते हैं, तो ये सॉइल और अर्थ से रिलेटेड है। और इडेफोलॉजी जो है प्लांट ग्रोथ से रिलेटेड। तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इडेफोलॉजी है कि हम प्लांट में ऐसा क्या कर दें, क्या जादू कर दें कि प्लांट से सारी चीज़ें अच्छी हो जाए। सो नेक्स्ट इज़ मार्केट, ये लैटिन वर्ड मार्केटस से हुआ था। एवोल्यूशन, लैटिन वर्ड एवोल्यूटिव, इंजाइम ग्रीक वर्ड इंजाइम, फर्मेंट और लिविंग। सो क्रेडिट, लैटिन वर्ड क्रेडो, आई ट्रस्ट यू, लेग्यूम, पल्स, लैटिन वर्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट है सीरियल्स, जो कि रोमन वर्ड सीरीज से आया है, सीरीज मतलब गॉडेज ऑफ ग्रेन और एग्रीकल्चर। शुगर कैन, कॉटन हमारे संस्कृत वर्ड से आया, शुगर कैन सकरा, संस्कृत वर्ड, कॉटन जो है करपसा। ग्राउंड नट जो है ग्रीक वर्ड अराकी से आया है, दैट इज़ ग्राउंड नट। खरीफ, रवि, जैद, ये सारे अरेबिक वर्ड है। एक और अरेबिक वर्ड मैंने ऑलरेडी अभी हमने पढ़ा है, आप रिकॉल करो वो क्या था। अब है सोसाइटी, लैटिन वर्ड सोशियस से बना है, नाउन डिराइव, विच वॉज डिराइव फ्रॉम नाउन सोशियस मीनिंग कॉमरेड, फ्रेंडली। वल्गराइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सटेंशन से रिलेटेड है, फ्रेंच वर्ड वल्गराइज मीनिंग पॉपुलराइज। सेल, लैटिन वर्ड सेला से बना है। इन विवो, इन विट्रो, तो यहाँ पे लैटिन वर्ड इन विवो विद इन द लिविंग और इन विट्रो विद इन द ग्लास। तो आप एक चीज़ याद रख लो कि जो इन विवो है वो लिविंग के अंदर होता है, वो जो भी हो रहा है वो लिविंग के अंदर हो रहा है, और इन विट्रो इट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू लेबोरेटरी वर्क, जो कि विद इन द ग्लास यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, प्लास्टिड जो कि क्लोरोफॉर्म का होता है, प्लास्टिकिस ग्रीक वर्ड है, इकोलॉजी ग्रीक वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी देख लो। एंटेमोलॉजी ग्रीक वर्ड है, इंपॉर्टेंट है। ऑर्थ्रोपोडा ग्रीक ऑर्थ्रोस्पोडस, इंपॉर्टेंट। फाइटोपैथोलॉजी, फंजीसाइड, मेट्रोलॉजी ग्रीक वर्ड मेट्रोस, अबव अर्थ सरफेस जो एटमॉस्फेयर का हम स्टडी करते हैं। क्लाइमेट भी ग्रीक वर्ड। सोशियोलॉजी, अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि सोशियोलॉजी जो है ये ग्रीक और लैटिन वर्ड से है। फिर से जहाँ लैटिन वर्ड सोशियस है मीन्स कंपेनियन, एंड ग्रीक वर्ड लोगोस है मीन्स स्पीच। इकोनॉमिक्स जो है
वो ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया, ओइकोस हाउस होल्ड, एंड नोमोस मैनेजमेंट से है। साइकोलॉजी ग्रीक वर्ड, कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड कम्युनिस मीन्स कॉमन। एंटरप्रेन्योर इंपॉर्टेंट है कि फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेडरे से है, ठीक है। मैन्योर फ्रेंच वर्ड, कंपोस्ट जहाँ के लैटिन वर्ड, फर्टिलाइजर लैटिन वर्ड, हर्बिसाइड भी लैटिन वर्ड, ओके। तो यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट कम्स टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर हमने पहले पढ़ लिया कि लैटिन वर्ड से स्टार्ट होता है एंड डिराइव था। फिर यहाँ पे है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जिसको इको फार्मिंग कहते हैं, और इसको और क्या कहते हैं, इको फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, पर्माकल्चर। यहाँ पे एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बड़े बड़े एग्जाम जहाँ आंसर राइटिंग होता है वहाँ पे देखो, अगर डेफिनेशन का मतलब है कोई बड़े से ऑर्गेनाइजेशन, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिनेशन लिखना, तो यहाँ पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो डेफिनेशन है उसको किसने डिफाइन किया था, FAO ने 1989 में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। आओ इसको समझते हैं कुछ कीवर्ड से। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज़ वन विच मेक्स ऑफ यूज़ ऑफ लो कॉस्ट इनपुट, लोअर अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी एंड इकोलॉजिकल हार्मोनी। सो एक ऐसा एग्रीकल्चर का कल्टीवेशन का टाइप जहाँ इनपुट्स तो कम है लेकिन सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन हो रहा है और इकोलॉजी में हार्मनी आ रही है। एंड नाउ शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसको हम लैंड रोटेशन जूमिंग कहते हैं। आप हिस्टोरिकली आप सुने होंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में। यहाँ प्रोडक्टिविटी लॉस्ट हो जाता है क्योंकि मोनोक्रॉपिंग होता है, एक ही क्रॉप होता है और सेम फॉरेस्ट लैंड पे होता है, और जब वहाँ से हम शिफ्ट हो रहे होते हैं तो उसे जला देते हैं और इट कॉजेज सॉइल इरोजन। तो और ये मोस्टली कहाँ होता है, तो ये हर जगह होता है जहाँ फॉरेस्ट एरिया था, बट मोस्टली यहाँ प्रैक्टिस में लिखा है झारखंड, MP एंड हिली एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। अब आता है रिस्पॉन्स फार्मिंग, स्टूवर्ट 1988। तो कॉइन टर्म किया था ऑन एनालिसिस ऑफ वेदर डाटा, ठीक है। इट रेफर्स टू प्रिडिक्शन ऑफ मानसून सीजन रेनफॉल। तो इसका मतलब क्या है, मानसून सीजन का प्रिडिक्शन बेस होता है एनालिसिस ऑफ वेदर डाटा ऑफ प्री मानसून पीरियड एंड मैनेजिंग क्रॉप अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब आता है यहाँ पे रिस्पॉन्स फार्मिंग में क्या है कि आप रेनफॉल को प्रिडिक्ट कर रहे हो और उसके हिसाब से जो वेदर डाटा आ रहा है उसके हिसाब से प्री मानसून पीरियड में क्रॉप को मेंटेन कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो। अब आता है प्रिसीजन फार्मिंग, करंट का पोर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह दिख जाता है, जिसको साइट स्पेसिफिक फार्मिंग भी कहते हैं। और इसको रिकॉग्नाइज कौन किया था, यहाँ पे आपसे पूछ देगा कि फार्मर ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग कौन है, तो प्रोफेसर PC रॉबर्ट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लो। और इसका डेफिनेशन है यहाँ पे, जिसका मतलब है कि एक ऐसा फार्म मैनेजमेंट टेक्निक जहाँ पे टेक्नोलॉजी, डाटा एनालिसिस लगता है जिससे सॉइल का और क्रॉप का कंडीशन ऑप्टिमाइज हो। और यहाँ टारगेट स्पेसिफिक यूज़ ऑफ इनपुट है फॉर क्रॉप प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू क्रॉप रिक्वायरमेंट ऑन लोकलाइज्ड बेसिस, ठीक है। नाउ आइडियो टाइप मतलब आइडियल टाइप, ठीक है। मॉडल प्लांट, इसका कंसेप्ट आया था 1968 में बाय डोनाल्ड। और आइडियल टाइप इज मॉडल प्लांट विच मे बी डिफाइंड एज बायोलॉजिकल मॉडल जो कि एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म और बिहेव इन प्रिडिक्टेबल मैनर विद इन अ डिफाइंड इन्वायरमेंट। मतलब एक ऐसा प्लांट बना दिया, ऐसा बायोलॉजिकल मॉडल बना दिया जो उसको आइडियल वे में हम यूज़ कर रहे हैं। टेराफार्मिंग डेवलप्स द मार्स प्लैनेट अकॉर्डिंग टू अर्थ इन्वायरमेंट। सो टेराफॉर्मिंग में क्या होता है, मार्स प्लैनेट पे जो इन्वायरमेंट होता है वो हम इन्वायरमेंट अर्थ पे बनाते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं। अभी प्रेजेंट में बैक्टीरिया एंड प्लांट आर बीइंग डेवलप्ड बाय क्रिएटिंग द इन्वायरमेंट कंडीशन ऑफ मार्स ऑन अर्थ। नाउ कम्स हाइड्रोपोनिक्स, ग्रोइंग ऑफ प्लांट अंडर सॉइललेस कंडीशन, जिसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। सॉल्यूशन कल्चर इज बीइंग यूज्ड फॉर रेजिंग फ्लावर एंड वेजिटेबल एट होम्स। रिस्पॉन्स कर्व सजेस्ट होता है बाय हॉलीडे 1960। ओके, द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट पॉपुलेशन एंड यील्ड। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कि आप बताओ कि किस टाइप का कर्व जो है वो एक्सप्लेन करेगा रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट पॉपुलेशन एंड यील्ड। तो यहाँ पे हमें क्या आंसर देना है, यू बेटर नो। अब ये रिस्पॉन्स कर्व भी दो टाइप का है, एसिम्प्टोमिक एंड पैराबोलिक। तो एसिम्प्टोमिक में होता है क्या कि यील्ड इंक्रीज होता है जब प्लांट डेंसिटी इंक्रीज होता है, जैसे कि सीरियल क्रॉप्स, फॉडर, और यहाँ ड्राई मैटर जो है इकोनॉमिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब पैराबोलिक क्या है कि ये एक लेवल पे रीच कर चुका है। सो यहाँ जब प्लांट डेंसिटी आप इंक्रीज़ कर रहे हो तो यहाँ यील्ड और डिक्रीज़ हो जा रहा है, मतलब यहाँ वेजिटेटिव ग्रोथ को हम अच्छा नहीं मान रहे हैं। फॉर एग्जांपल सीरियल्स एंड पल्स फॉर ग्रेन पर्पस। नाउ कम्स जीरो टिलेज। तो यहाँ हमेशा कन्फ्यूजन होती है, फादर कौन है जीरो टिलेज के, तो ग्लॉबर बी ट्रिपलेट जो कि USA में थे 1950। प्राइमरी टिलेज यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता है। और सेकेंडरी टिलेज क्या होता है, सिर्फ सीड बेड प्रिपरेशन होता है यहाँ पे रो जोन में, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कम टिलेज किया जाता है, वो भी सेकेंडरी वे में सीड बेड के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो रेजिड्यू है ऑन सॉइल सर्फेस 50 to 100% होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन में स्टेटमेंट फॉर्म में आता है। और जहाँ पे हर्बिसाइड हो वो तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि केमिकल्स में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, है ना। सो बिफोर सोइंग हर्बिसाइड डाला जाता है वीड कंट्रोल के लिए। अब कौन से हर्बिसाइड्स डालते हैं, पैराक्वाट, ग्लाइफोसेट। नाउ कम्स टिल प्लांटिंग इज़ अडॉप्टेड। तो टिल प्लांटिंग जीरो टिलेज में अडॉप्टेड होता है। तो हम सोचेंगे टिल प्लांटिंग क्या होता है, तो एक प्रैक्टिस है जो कि 4 ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें पहला तो क्रॉप रो को क्लीन कर दो, फिर क्या है कि सॉइल को ओपन करो जहाँ पे तुम सीड को सो करोगे। अब सॉइल को प्लेस किए और कवर कर दो, बस यही होता है टिल प्लांटिंग। ये फंक्शन अकम्प्लिश होता है इन 1 टिलेज ऑपरेशन,
अब आता है मिनिमम टिलेज। तो हमने जीरो टिलेज पर लिया, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मिनिमम टिलेज, जो कि डिफाइन होता है कि एक ऐसा मेथड जहाँ पे टिलेज को रिड्यूस करना है मिनिमम नेसेसरी के लिए। तो यहाँ भी जो मिनिमम नेसेसरी में क्या आएगा कि एक अच्छा सीड बेड हो, ज़्यादा जल्दी जर्मिनेशन हो, सेटिस्फैक्ट्री क्रॉप स्टैंड हो और फेवरेबल ग्रोथ कंडीशन हो। ये भी यूएसए में स्टार्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा कॉस्ट था टिलेज का, तो उससे हट के कॉस्ट को कम करने के लिए तो यहाँ पे क्योंकि फ्यूल प्राइस जो है यहाँ पे बोल रहा है कि फ्यूल प्राइस राइज हो गया था। ऑब्वियसली जब इनपुट महंगा हो जाएगा और आउटपुट उतना ही आएगा तो क्यों हम करेंगे, इकोनॉमी में कुछ तो इजाफा होना चाहिए ना। सो टिलेज ऑपरेशन इज़ डन ओनली फॉर सीड बेड प्रिपरेशन और keeps 30 to 50% of crop residue on soil surface. It improves soil condition due to in situ decomposition of plant residue. अब आप सोचो कि अभी in situ क्या होगा, ऑन साइट या ऑफ साइट। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि यहाँ पे क्रॉप रेसिड्यू कितना रह रहा है सॉइल सरफेस पे, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी बस सीड बेड प्रिपरेशन हो रहा है, यहाँ कोई प्राइमरी सेकेंडरी नहीं हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। यूएसए में हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे भी कौन सा, सेम वहाँ की जैसा यहाँ पे पैराक्वाइट ग्लाइफोसेट यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं, वीट कंट्रोल करने के लिए। हर्बिसाइड यूज़ कर रहे हैं। अब आता है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग जो सन जो गर्म होते जा रहा है, अर्थ का सरफेस गर्म होते जा रहा है सन की वजह से, सन रेज की वजह से। अर्थ जो है अब्जॉर्ब करता है ज़्यादातर सन की एनर्जी को, ठीक है, बट रिफ्लेक्ट भी करता है, कुछ रिफ्लेक्ट कर देता है, वो रिफ्लेक्ट करता है इन फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। अब यहाँ हम पढ़ते GHGs के बारे में, ग्रीन हाउस गैसेस। तो यहाँ CO2 55% है, मीथेन 25% है, CFC 11% है एंड N2O दैट इज़ 4%। अब यहाँ मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि जब मैं एक एग्ज़ाम देने गई थी, वहाँ पे बताया था फ्लोरिनेटेड गैस, तो ऐसे ऑप्शन था और बताया विच ऑफ दिस फॉलोइंग ऐसे करके था, और मैं फ्लोरिनेटेड गैस बिल्कुल नहीं सोचा CFC को लेकर के, और मैंने उसमें ऐसा टिक कर दिया और मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, मैंने -1 पाया। तो आप ध्यान रखना कि कभी कभी इसको फ्लोरिनेटेड तो इस टाइप का गैस पढ़ना है हमें और पढ़ के सही करना है। दीज गैसेज आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, ट्रांसमिट करता है इंफ्रारेड रेडिएशन और रिफ्लेक्ट बैक होता है टू अर्थ, ठीक है। रिफ्लेक्टेड एनर्जी जो है ऑयल के सरफेस पे ही आएगा और ऑयल वार्म करेगा, और इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इन डेवलप्ड कंट्री इमिशन जो होता है ऑटोमोबाइल्स का, फैक्ट्री का, इन सब में CFCs होते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। डेवलपिंग कंट्री में क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से CO2 लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, मीथेन लेवल बढ़ रहा है, पैडी फील्ड की वजह से लाइफ स्टॉक एंड नाइट्रोजनस ऑक्साइड जो है एन बेस्ड फर्टिलाइजर से निकल रहे हैं। सो अब देख सकते हो जो डेवलपिंग कंट्री वहाँ पैसे नहीं है, तो वहाँ एग्रीकल्चर की वजह से, फॉरेस्ट ख़त्म होने की वजह से, फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करने की वजह से मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। जहाँ की डेवलप्ड कंट्री जहाँ पे बहुत डेवलपमेंट है और ऑटोमोबाइल्स फैक्ट्रीज़ ज़्यादा है, तो वहाँ पे इनकी वजह से हो रहा है, ठीक है। अब है कि यहाँ पे इंक्रीज़ कितना हो रहा है ओवरऑल टेम्परेचर का, तो इंक्रीज़ और 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट इन फर्स्ट ऑन सेंचुरी। इट हैज़ बीन फोरकास्टेड दैट 5 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा नेक्स्ट सेंचुरी में। तो देखो कि टेम्परेचर कितना जल्दी इंक्रीज़ हो रहा है। इट कॉजेज़ इन क्लाइमेट चेंज इन क्लाइमेट ट्रेमेंडसली, और जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अभी कितने सारे इनिशिएटिव है जिसका मेन फोकस क्या है कि ये बदलते मौसम जो क्लाइमेट है उसके साथ हम कैसे डील करें। अब यहाँ पे आइस भी मेल्ट हो रहा है, आइस मेल्ट हो रहा है तो क्या हमारा वाटर का एरिया बढ़ रहा है, और कितने सारे ऐसे कंट्री है जो मतलब कि जो आइलैंड टाइप्स है वो सारे वो नीचे जा रहे हैं। सो इंक्रीज सी लेवल रिजल्टिंग इन सबमर्जिंग ऑफ कोस्टल एरियाज एंड ड्रॉट भी हो रहा है वार्मर एरिया में। यहाँ पे आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो सबसे ज़्यादा पॉइजनस पॉल्यूटेंट क्या है वाटर में, तो आंख बंद करके आर्सेनिक डाल दो। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ओजोन का कहाँ पाया जाता है, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में। ऐसे भी हमें आगे चल के पढ़ना ही है बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर के बारे में। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब इनैक्ट हुआ था, 1980 में। टेस्ट हैज़ सेल्फ प्योरिफिकेशन कैपेसिटी ऑफ वाटर बॉडी, BOD टेस्ट। मोस्ट कॉमनली डिसइंफेक्टेड इन वाटर प्योरिफिकेशन इज क्लोरीन गैस। जो एसिड रेन में आता है वो है SO2 और NO2। पॉल्यूटेंट फ्री अल्टरनेटिव टू पेट्रोल फॉर ऑटोमोबाइल इज़ प्रोपेन गैस। जो भोपाल गैस ट्रेजिडी जो था 1984 में हुआ था, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस ट्रेजिडी क्यों हुआ था, कब हुआ था, किस ईयर में हुआ था, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। MIC जो होता है वहाँ पे क्या था, कार्बोराइल इंसेक्टिसाइड मैन्युफैक्चर हो रहा था। अब है रेचल कार्सन, तो ये ऑथर थे, ये 1962 में एक बहुत फेमस बुक लिखे साइलेंट स्प्रिंग। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया और बहुत सारे डिसीजन प्लानिंग स्कीम बने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड पता है 12 जुलाई 1982। RBI इस्टेब्लिश कब हुआ, तो 1935। प्रोटीन किसके चेन से बना है, अमीनो एसिड पता है। ओजोन डिप्लीशन कब क्यों होता है, CFC की वजह से। 1 मोल ऑफ CFC कितना डिस्ट्रॉय करता है ओजोन मॉलिक्यूल, तो ऑलमोस्ट 100,000, ठीक है। गैस फिल्ड इन
फायर एक्सटिंग्विश सिलेंडर CO2। प्लॉ जो यूज़ होता है सॉइल को टर्न करने के लिए, मोल्ड बोल्ड प्लॉ। और कार्बोहाइड्रेट जो कि ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है ग्लाइकोजन। एंड यहाँ पे है कि फर्स्ट AICRP कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो मई 1957 में। और ये AICRP फर्स्ट कहाँ स्टार्ट हुआ, तो ये तो न्यू दिल्ली में होगा। फर्स्ट NRC जो है वो कहाँ हुआ था, तो जूनागढ़ गुजरात में स्टार्ट हुआ था, जो कि ग्राउंड के लिए जाना जाता है। और रीजनल इनहेबिटेंट जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, और सैंड, ओशन एंड एटमॉस्फेयर इज़ बायोस्फीयर। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट को, और यहाँ से फिर हम अगले नेक्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ एग्रोनॉमी। और एग्रोनॉमी क्योंकि मेजर सब्जेक्ट है, आपको पता है वो कितना इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच। और वीडियो पसंद आई हो तो एक फीडबैक, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और